जब आप किसी मूवी और सीरीज की कहानी लिखते हो तो बेसिक तरीका ये होता है कि आप एक कैरेक्टर बनाओ, उसको एक गोल दो और उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ये आपको लिखना होता है। और उसको अपोज करने वाले और सपोर्ट करने वाले कैरेक्टर्स आपको बनाने पड़ते हैं जो कि बन जाते हैं आपकी कहानी के साइड कैरेक्टर्स और आपकी कहानी का मेन विलन। और ये तरीका होता है एक बेसिक कहानी लिखने का। पर जब आप इन सभी कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हो आपकी कहानी के अंदर, तो आपकी कहानी और ज़्यादा डीप और एंगेजिंग बनती जाती है। एंड आर्केन डज इट वेरी ब्यूटीफुली, जहाँ हर एक कैरेक्टर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस कहानी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कहानी को फॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अब ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं रिव्यू करने के बदले इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखी है तो आपको क्यों ये सीरीज देखनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और सीरीज देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। जहाँ इस सीरीज की कहानी 2 सीजन के अंदर खत्म हो जाती है और मैंने एक अच्छा फैसला ये किया था कि इसका सीजन 1 मैंने नहीं देखा था, क्योंकि 2021 में जब इसका सीजन 1 आया था तब मुझे पता था कि इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है और वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी एपिक है। पर इसके बावजूद भी इसकी कहानी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते मैंने वेट करना प्रेफर किया ताकि इसकी कहानी एक बार पूरी हो जाए तो मैं बिंज वॉच कर सकूं, जो कि मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि मैंने इस सीरीज को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिंज वॉच किया है और 2 दिन लगे मुझे इसको खत्म करने में, पर ये 2 दिन काफ़ी एपिक साबित हुए। जहाँ पे मैंने स्टार्ट तो किया था इसको मोबाइल में, पर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाएगा, मैंने इसको टीवी में देखना स्टार्ट किया। और शायद मेरे पास धनराशि होती तो मैं एक थिएटर रेंट करके उसके अंदर इसको देखता, जहाँ पे पहले सीजन को आने में 6 से 7 साल लग गए थे और दूसरे सीजन में भी इन्होंने 3 साल का टाइम गैप लिया है, जिसके चलते इसका हर एक फ्रेम काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। और इसी के चलते मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो जो सबसे बड़ी स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो उसके ऊपर ही इसको देखना, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन होने की वजह से इग्नोर कर दिया था या फिर देखना सही नहीं समझा था। पर एनिमेशन होने के बावजूद भी ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी के डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से ये मूवी दिखाती है। और क्लास डिफरेंस और हेट्रेड के ऊपर इसकी ज़्यादातर कहानी बिल्ड की गई है, जो कि आपको आज के टाइम पे ज़्यादातर लाइव एक्शन सीरीज़ या मूवीज़ के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। तो एनिमेशन के चलते इसको बच्चों के लिए बनाई गई सीरीज़ मत समझना, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी एडल्ट है। और कहानी की बात करें तो लीग ऑफ लेजेंड्स नाम की गेम के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है, जहाँ इसकी कहानी उसके वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करती है। और सीरीज के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको ओपन एंडेड या फिर मिस्टीरियसली समझाया नहीं गया, और ये सीरीज जरा भी स्पून फीड नहीं करती है आपको उसकी वर्ल्ड को समझाने में, जिसके चलते बहुत से क्वेश्चंस व्यूअर को होते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आर्केन है क्या। तो आर्केन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी मैजिक होता है उसको आर्केन नाम से जाना जाता है। अब इस आर्केन के साथ कुछ लोग पैदा होते हैं, यानी कि पैदाइश ही वो आर्केन कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, और कुछ लोग नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टल का यूज़ करके आर्केन को यूज़ किया जाता है, जो कि सीरीज़ के अंदर आप देखते ही। अब आर्केन बहुत सी अलग अलग चीज़ें कर सकता है, जैसे हेक्सागेट के अंदर टेलीपोर्ट करके चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फिर वेपन्स को पावर देना। इन सभी चीज़ों को किया जा सकता है इन क्रिस्टल की मदद से, जो कि आर्केन कैरी करते हैं। अब इस सीरीज के बेस में एक स्ट्रगल दिखाया गया है, जहाँ पिल्टोर्न और नेशन ऑफ जोन के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता है क्लास डिस्क्रिमिनेशन के चलते। और नेशन ऑफ जोन या फिर कई अंडरग्राउंड के लोगों को बराबरी चाहिए होती है, जो पिल्टोर देने के लिए रेडी नहीं है। और यही स्ट्रगल इस कहानी का मेन फोकस बन जाता है। मेरे हिसाब से बताऊं तो इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, पर उन सभी कैरेक्टर्स को लेके सीरीज चलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी कैरेक्टर को छोड़ दिया गया। और एंड आते आते आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, या फिर कहे कि विलन के रोल में आपको कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जिंक्स का कैरेक्टर थोड़ा सा क्योटिक आपको लगेगा, पर उसके भी अपने रीजंस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि एक अच्छा टेक है। रादर देन कोई विलन इंट्रोड्यूस करा के उसको एक मोटिव देना, इसके बदले यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को अपने अपने अलग अलग मोटिव्स दिए गए हैं, जो उनके हिसाब से तो सही है, पर इसके चलते वो दूसरे कैरेक्टर्स के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके चलते कई बार वो आपको विलनस या फिर नेगेटिव रोल में लगेंगे। पर एंड में जब उनका मोटिव आपके सामने रखा जाता है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। और ये सीरीज 3-3 एपिसोड के आर्क में बटी हुई है, वहाँ पे मेजर इवेंट्स आपको दिखाए जाते हैं और ज़्यादातर 2 आर्क के बीच में टाइम गैप भी दिखाया गया है, जो कि एक तरह से काफ़ी अच्छी बात है कि किसी भी एपिक कहानी के अंदर जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक तुरंत नहीं होते, उनके बीच में टाइम गैप होता है। वैसा ही यहाँ पे एक करने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चॉइस है। और इस सीरीज को आपको खत्म करने में टोटल 18 घंटे लगेंगे, क्योंकि 2 सीजन में 9-9 एपिसोड आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत ही कम ऐसी सीरीज होती है जिसके इंट्रो को आप स्किप नहीं करते हो, जैसे सक्सेशन, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, सेवरेंस। ये सारी ऐसी सीरीज है जिसके इंट्रो मैंने स्किप नहीं किए
और इस सीरीज के अंदर भी ऐसा ही कुछ मैंने किया, जहाँ इमेजिन ड्रैगन्स का जो एनिमी वाला सॉन्ग है वो काफी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और ये इंट्रो इतना प्यारा बनाया गया है कि आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो, पर इसके बावजूद भी आखिरी एपिसोड जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका इंट्रो आप स्किप कर देते हो, इतनी जल्दी में आप होते हो। एंड टॉकिंग ऑफ विच, इसके अंदर म्यूजिक को भी काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है, जहाँ पे बहुत से गाने ऐड किए गए हैं और उन गानों की ट्यून्स के ऊपर फाइट कोरियोग्राफी डिजाइन की गई है, जो कि काफी एपिक लगता है, स्पेशली हर एक कैरेक्टर के ऊपर। पर मेरा पर्सनल फेवरेट था सेकंड सीजन में जिंक्स का एक फाइट सीक्वेंस, जो कि एक फ्रेंच गाने के ऊपर दिखाया गया है, जो कि काफी अच्छी तरीके से सेट होता है। और अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो आपका फेवरेट फाइट सीक्वेंस कौन सा था पूरी सीरीज में से, ये कमेंट्स में बता देना। और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ही ली है तो थोड़े से नेगेटिव भी हैं इस सीरीज के, जहाँ पे एंडिंग आपको थोड़ी सी रस्ट फील होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रही है, पर मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा खराब नहीं लगी। पर हाँ, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको मिड वे में छोड़ दिया गया है या उनके आर्क को इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया। जैसे प्रोफेसर हैमरडिंगर के साथ जो भी होता है वो काफी रस्ट फील होगा आपको, और जेस और विक्टर से जुड़ा हुआ जो एंड में ट्विस्ट निकल के आता है उसके चलते बीच में कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जो कि सेंस नहीं बनाते, स्पेशली जब जेस वापस आता है बड़ी हुई दाढ़ी लेके और विक्टर के साथ वो जो भी चीजें करता है वो सेंस नहीं बनाता। पर इसको अगर उस तरह से देखो कि इन्फिनिटी वॉर में जिस तरह से बताया गया था कि हमको पहले हारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम थैनोस से जीत पाएंगे, उस तरह का कुछ लॉजिक यहाँ पे भी फिट बैठता हुआ आपको लगेगा, इवन तो सीरीज के अंदर इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको क्लैरिफाई नहीं किया गया है, जिसके चलते हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में रहें। जैसा मैंने बोला कि हर एक कैरेक्टर काफी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है, पर जिंक्स के कैरेक्टर ने सीजन 1 के एंड में जो किया था उसके चलते उसका रिडेम्पशन होना तो पॉसिबल नहीं था, जिसको सीजन 2 में काफी अच्छी तरीके से क्लोजर दिया गया है, जिसको बोल सकते थे कि इसके अलावा और कुछ दिखा देते तो शायद वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती। पर इसके बावजूद भी जिंक्स का जो क्लोजर दिया गया है वो आपको थोड़ा सा सैड फील कराएगा, क्योंकि मेरे लिए जिंक्स इसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक थी। और अगर आपको किसी से कंपेयर करना हो तो इसको अटैक ऑन टाइटन से काफी अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी दो ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, एल्डियन और मार्लियन, और उनके बीच की दुश्मनी ही सब चीजों की जड़ थी। यहाँ पे भी दो ग्रुप्स आपको दिखाए जाते हैं, और एरन के जैसे यहाँ पे विक्टर भी उसी तरह के रास्ते अपनाता है। पर एरन और विक्टर के कैरेक्टर जो चीज करते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए वो एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट है, जिसके चलते आपको पैरेलल्स देखने को मिल जाएंगे अटैक ऑन टाइटन से। और एनिमेशन होने के बावजूद भी ये सीरीज बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रूव हो जाता है सीजन 2 के अंदर, जहाँ पे आपको एक एडल्ट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जिसको जापान में सेंसर्ड कर दिया गया है क्योंकि वो एक लेस्बियन सीन है। और अच्छा है कि मैं जापान में नहीं रहता, बिकॉज आई लव लेस्बियंस। इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आर्कन को लेके आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रह रहा है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।